नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंडियन एक्सप्रेस का ही है। इंडिया की नई वाटर पॉलिसी से संबंधित मिहिर शाह ने ये आर्टिकल लिखा है और इसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल को। बाकी हिंदू के जो 2 आर्टिकल हैं, एक म्यांमार क्राइसिस से संबंधित है और एक चाइना की पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी से संबंधित है। इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे। ये कोट है आज का, ऑन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम द करंट, ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक ए रॉक। काफ़ी अच्छा कोट है एथिक्स में इस्तेमाल करने के लिए। देखो, जो स्टाइल है ना वो नया पुराना हो जाता है। मतलब आज जिस प्रकार के कपड़े पहने जा रहे हैं, जो स्टाइल है, हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद ना रहे, लेकिन जो वैल्यूज़ है ना वो एवरग्रीन हैं। प्रिंसिपल्स जो है ना, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, ये इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये मतलब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब इनकी बात हो ना तो आप चट्टान की तरह स्टैंड लो कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ऑनेस्टी के साथ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता इंटीग्रिटी के साथ। तो थॉमस जेफरसन का ये कोट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मंडे से देखो हम थोड़ा थोड़ा केस स्टडी को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केस स्टडीज़ हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको 10 दिनों में पढ़ के आप इंप्रूव नहीं कर सकते। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ना तो नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहते हैं और उस पर्सपेक्टिव से आप सोचना स्टार्ट कर देते हो, जिसका फिर देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन जब आप केस स्टडीज़ अटैम्प्ट करते हो। तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कल देखो यूपीएससी ने प्री का रिजल्ट अनाउंस किया और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्री क्लियर किया है इस बार। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी तो देखो सिर्फ एक बैटल आपने जीती है, युद्ध अभी जारी है, टाइम बहुत कम है। मेंस में पूरे जोर शोर से आप मेंस का जितना जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज देखो मैटर नहीं करती, आपको कितना पता है वो एक लेवल के बाद मैटर नहीं करता, लेकिन आप कैसा आंसर लिख पाते हो उसी से पता लगेगा एग्जामिनर को। उसी के बेस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। तो सिलेबस तो कवर हो जाएगा, इट्स नॉट ए बिग डील, लेकिन आंसर्स की प्रैक्टिस करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सारा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद जैसे तैसे हम आंसर्स लिख पाते हैं। हमारी जो अप्रोच है ना वो रिएक्टिव होती है, हम आंसर्स को मैनेज कर पाते हैं सिर्फ। लेकिन आपको ना मैनेज नहीं करना है आंसर को, आपको एग्रेसिवली क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है, वैल्यू एडिशन करना है, अंडरलाइनिंग, वो सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं, जिसकी सहायता से अच्छे मार्क्स आंसर में गेन कर सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस तो जितना जल्दी हो सके, 15-20 दिन है, मेंस में सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 पॉइंट है। मान लीजिए आपने किसी टॉपिक के पढ़े तो कोई बात नहीं, 5वां पॉइंट याद नहीं आ रहा है, 3-4 तो याद आ रहे हैं ना, एक अपने से बना के लिख दिया। प्री में ज़्यादा दिक्कत आती है कि फैक्ट्स भूल जाते हैं, प्री में उन फैक्ट्स के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया। मेंस में दिक्कत कम आती है। एक थॉट प्रोसेस भी आप डेवलप कर लोगे ना, थोड़ा सा भी आपको टॉपिक के बारे में पता है, अपने आप से भी आप लिख पाते हो मेंस के आंसर्स। तो आंसर राइटिंग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अब बात करें उन लोगों की जिन्होंने पूरी मेहनत की और उनके मार्क्स बॉर्डर के इर्द गिर्द थे, मतलब उम्मीद कर रहे थे कि वो शायद लिस्ट में नाम आ जाए, बट फाइनली अब उनका नहीं क्लियर हुआ है। देखो, ह्यूमन बींग्स हैं हम, दुख तो थोड़ा होता ही है, पूरे साल की मेहनत है, तो यूं कहना कि नहीं बिल्कुल ही सोचिए मत, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस की तैयारी आप जैसा कर रहे थे वैसा ही मेंस की तैयारी आप करते रहिए, और ये मान के कि जनवरी में मेंस हैं। इसका फ़ायदा देखो ये होगा, आप एक मेंस लिखने का एक्सपीरियंस ले लोगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और उनको बहुत फ़ायदा भी होता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया इस बार, उन्होंने एक्चुअल में प्री नहीं दिया, लेकिन 12:30 बजे जब प्री का पेपर उन्हें मिला तो उन्होंने वैसे ही रूम में बैठ के प्री अटेम्प्ट किया और अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, मतलब कीज से। तो उनको एक अंदाज़ा हो गया हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बिना अटेम्प्ट लिए उनको एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया प्री का। तो आप ऐसा करोगे ना तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो जनवरी में जब मेंस है ना, जिनको एक्चुअली मेंस नहीं लिखना है वो भी यही मान के अगर चलेंगे ना कि जनवरी में मेंस हैं, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे जल्दी से, उसी हिसाब से एक्चुअल में जब पेपर होगा
पेपर खत्म होने के बाद आपके हाथों में जब पेपर आएगा तो आप भी 3 घंटे में उस पेपर को लिखने की कोशिश करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता लग जाएगा वेयर यू स्टैंड। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, वास्तव में जब आप अगली बार मेंस लिखोगे तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जैसे आप पहले मेंस की तैयारी कर रहे थे वैसे ही मेंस की तैयारी करते रहिए। 1-2 दिन आप जो लेना चाहते हो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, थोड़ा सोचने के लिए, वो आप ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होगा टाइम को वेस्ट करने का, बाद में और पछतावा होता है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की नई वाटर पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंट्रोडक्शन में राइटर कहते हैं नवंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक कमेटी गठित की थी। काम दिया गया था उस कमेटी को इंडिया की नई नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करना। यह पहली बार था गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की नई वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए। 1 साल तक इस कमेटी ने वेरियस स्टेक होल्डर्स से सजेशन लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेशन दिए इस कमेटी को, स्टेट गवर्नमेंट ने सजेशन दिए, एकेडमिक्स ने सजेशन दिए, प्रैक्टिशनर्स ने सजेशन दिए, और सभी स्टेक होल्डर्स के बीच एक सहमति बनाने की कोशिश की इस कमेटी ने, ताकि सर्व सहमति के साथ एक नई नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जा सके। तो अब देखो, हम एक एक करके इस कमेटी ने जो न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी सजेस्ट की है ना, उसके एक एक करके प्रोविजन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस कमेटी ने अपनी न्यू वाटर पॉलिसी में ये सजेस्ट किया है, अभी देखो सरकार का ये फोकस है कि वाटर सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए। जहां वाटर की आवश्यकता है अंधाधुंध वहां पे वाटर को इंक्रीज कर दिया जाए, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन कमेटी ये सजेस्ट करती है कि हमें ना वाटर की डिमांड मैनेजमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डिमांड मैनेजमेंट में ये होता है कि सरकार जो है वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, कहां पे पानी यूज होना चाहिए, कहां पे नहीं यूज होना चाहिए, उन सभी चीजों को सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है वाटर डिमांड मैनेजमेंट में। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अभी ना हमारे देश में 80 से 90% जो वाटर है ना, वो तो इरिगेशन में यूज होता है, खास करके 3 फसलों के द्वारा, राइस, व्हीट और शुगर केन। लेकिन अगर सरकार देखो कोशिश करे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे न्यूट्री सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन फसलों की भी सरकार प्रोक्योरमेंट करना स्टार्ट कर दें। आज के समय में हमारे देश में किसान ज्यादा राइस, व्हीट और शुगर केन क्यों उगाते हैं? क्योंकि देखो, इनको सरकार प्रोक्योर करती है इन फसलों को, तो किसानों को एक सिक्योरिटी महसूस होती है कि ये फसलें उगाएंगे तो सरकार हमारी फसलें खरीद लेगी और हमारे को उचित दाम मिलेंगे अपनी फसलों के। ये जो सरकार की तरफ से सिक्योरिटी है ना फसलों को प्रोक्योर करना, इसी से इंसेंटिवाइज होकर किसान ये 3 फसलें ज्यादा उगाते हैं। लेकिन सरकार अगर न्यूट्री सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनको भी किसानों से अगर प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दे और इन फसलों के उचित दाम दे, तो फिर किसान दालें भी ज्यादा उगाने लगेंगे। तो फिर अब देखो, ये फसलें जब किसान उगाएंगे तो पानी कम यूज होगा, और इसके साथ साथ हम ICDS, मिड डे मील स्कीम, उन सब में ये ज़्यादा दिए जा सकेंगे, पल्सेस वगैरह। तो हमारे देश में जो मालन्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान इतने पीछे आया है, वो भी साथ के साथ एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया है नई इंडिया की वाटर पॉलिसी में, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। इसकी देखो हम बात बार बार करते हैं। इसका मतलब ये है वाटर का जो इस्तेमाल है, अब देखो पीने के लिए तो जितना पानी की आवश्यकता है उतना होगी ही, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन बहुत बार लोग पानी वेस्ट कर देते हैं, जैसे गाड़ी धोने में या फिर एग्रीकल्चर में भी जो जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक पानी का इस्तेमाल हो जाता है। तो पानी का जो इस्तेमाल है वो वाइजली किया जाए और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल किया जाए और रिसाइकल करके रीयूज़ किया जाए। अब देखो, जैसे सीवेज का वाटर है, उसको रीट्रीट करके पीने के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, बेशक वो रीट्रीट हो गया हो, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल दूसरे पर्पजेज़ के लिए किया जा सकता है, जैसे फ्लशिंग के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए, व्हीकल वॉशिंग के लिए। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर आपको गाड़ी धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ ट्रीटेड वाटर ही आप कर सकते हो। पीने के पानी को आप व्हीकल्स वॉश करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और जो वाटर रिसाइकलिंग की बात है, ये देखो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से होनी चाहिए। जैसे देखो छोटे छोटे जो वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, उनको लोकल पंचायत के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है ना, वो ज़्यादा अच्छे से ढंग से होगा, बजाय इसके कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन ये है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अपनाने की आवश्यकता है। जैसे देखो मान लीजिए वेगई रिवर है, वेगई रिवर मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इमर्ज होती है, वर्षनाड हिल से, वेस्टर्न घाट से। अब अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पे ना पेड़ बहुत ज़्यादा काट दिए। इस वजह से वेगई रिवर का जो कैचमेंट एरिया है ना वो खत्म हो गया, जहां से रिवर पानी इकट्ठा करती है पेड़ काटे जाने से। तो वेगई रिवर को पानी लेना पड़ा पेरियार डैम से लेना पड़ा, मतलब वेगई रिवर पहले मदुरई के आसपास के इलाकों की पानी संबंधित जरूरतों को पूरा करती थी। अब वेगई रिवर में पानी रहा नहीं तो फिर कहीं से तो पानी लाना पड़ेगा ना, तो पेरियार डैम से 80% पानी आता है वेगई रिवर में। तो अगर मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पेड़ों को ना काटा जाता तो शायद वेगई रिवर का कैचमेंट एरिया खत्म ना होता। तो आवश्यकता ये है, जो भी लोग एक्वीफायर्स को मैनेज करते हैं ना, कैचमेंट एरियाज को मैनेज करते हैं, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी वाटर बॉडी का एक्वीफायर जो है उसकी बाउंड्री क्या है, एक्वीफायर में कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी क्या है। अगर एक्वीफायर के कस्टोडियंस को, जो भी अथॉरिटी एक्वीफायर को मैनेज कर रही है, चाहे लोकल बॉडी हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली बॉडी हो, कोई भी हो, उसको पता होना चाहिए कैपेसिटी का, एक्वीफायर की कितनी कैपेसिटी है, कैसे एक्वीफायर को इस्तेमाल किया जा सकता है, कैपेसिटी कितनी है, सारी बेसिक से बेसिक जो चीज़ें हैं। इसके बाद इंडिया की नई वाटर पॉलिसी में रिवर्स के राइट्स की बात की जाती है। जी हाँ, इंडिविजुअल्स के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात तो हम करते हैं संविधान में, नई वाटर पॉलिसी में रिवर्स के राइट्स की बात की जाती है। देखो नई वाटर पॉलिसी में इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमारे देश में जो रिवर्स बहती है ना, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब रिवर के पानी को, रिवर्स को इकोनॉमिकली इस्तेमाल किया जाता है। लाखों करोड़ों लोगों का जो जीवन यापन है वो रिवर्स के भरोसे चल रहा है। इसी वजह से शायद रिवर्स का डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी में सजेस्ट ये किया जाता है, अगर हमें रिवर्स को बचाना है तो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करना होगा। जैसे रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ से रिवर्स पानी इकट्ठा करती हैं, वहाँ पे पेड़ उगाने होंगे। अगर पेड़ काट दिए गए हैं तो वेगई रिवर की हम बात कर रहे थे, तो अब कुछ महीनों पहले की बात है, जो वेगई रिवर का कैचमेंट एरिया है ना, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिरीविली पुथुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया गया है। अब वहाँ पे पेड़ काटना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि वेगई रिवर का थोड़ा बहुत जो कैचमेंट एरिया है वो रिकवर होगा। तो यही बात राइटर बोलते हैं अपनी इस नई इंडिया की वाटर पॉलिसी में। वो कहते हैं रिवर्स के कैचमेंट एरिया में फिर से पेड़ उगाने की आवश्यकता है, वहाँ पे रीवेजिटेशन की आवश्यकता है। इसके अलावा अंधाधुंध जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसे रेगुलेट कीजिए। रिवर बेड में जो सैंड माइनिंग होती है उसे रेगुलेट कीजिए। अगर ये सब अंधाधुंध चलता रहा तो एक दिन रिवर्स जो हैं वो सूख जाएंगी। तो एक राइट्स ऑफ रिवर एक्ट लाने की आवश्यकता है। रिवर्स को भी पूरा अधिकार होना चाहिए फ्लो करने का, मिंडर करने का। ये जो रिवर ऐसे घूमती है ना, इसे मिंडरिंग कहते हैं। और सी को मीट करने का। हमारे देश में ना बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो समुद्र तक आती आती तो सूख जाती हैं। इतना ज़्यादा पानी का एक्सट्रैक्शन हो गया है, इतना ज़्यादा कैचमेंट एरिया माइनिंग होने लगी है, तो रिवर जो है सूख जाती हैं। तो रिवर्स को भी बहने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा एक्ट लाने की आवश्यकता है। इसके बाद पॉलिसी में कहा जाता है वाटर क्वालिटी का इशू। देखो एक ऐसा इशू है जिस पर इंडिया में अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जहाँ पर भी वाटर मिनिस्ट्री है, वाटर मिनिस्ट्री के अंदर ही अलग से एक वाटर क्वालिटी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट पॉलिसी ये बोलती है, अगर देखो वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है ना, इसके लिए भी अच्छी लो कॉस्ट, लो एनर्जी, इको सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना जरूरी है। अभी बहुत सी जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में ना बहुत सारा पानी जो है वो तो वेस्ट हो जाता है और वाटर की क्वालिटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब इस टेक्निक की सहायता से वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो पॉलिसी ये चाहती है जहां पर देखो जिस पानी में टोटल जो डिजोल्व्ड सॉलिड काउंट जो है वाटर में वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस जो यूनिट्स है ना
उनको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरे अल्टरनेटिव्स का सहारा लिया जाए ऐसी जगहों पर वाटर को ट्रीट करने के लिए। इसके साथ साथ पॉलिसी सजेस्ट करती है एक टास्क फोर्स का निर्माण किया जाए। वो टास्क फोर्स स्टडी करे कि पानी में किस प्रकार से नए नए जो वाटर कंटामिनेंट्स हैं वो इमर्ज होकर आ रही हैं, मिलावट पानी की कैसे हो रही है, पानी कैसा कंटामिनेटेड है और कैसे इससे लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए अलग से एक टास्क फोर्स का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी हमारे देश में क्या है, कई सारे इश्यूज को ना अलग अलग करके लिया जाता है, जैसे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर, दोनों चीज़ों को ना साथ लेके चलने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, दोनों को आप अलग अलग लेके नहीं चल सकते। वाटर और वेस्ट वाटर, इनको भी आप अलग अलग लेके नहीं चल सकते। लेकिन हमारे देश में ना इरिगेशन को अलग डिपार्टमेंट दिखेगा, ड्रिंकिंग वाटर को अलग डिपार्टमेंट दिखेगा, सरफेस वाटर को अलग डिपार्टमेंट दिखेगा, ग्राउंड वाटर को अलग डिपार्टमेंट दिखेगा, अथॉरिटीज़ अलग होती हैं, पॉलिसी अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन दोनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो अगर पीने के पानी के लिए किसी एक्वीफायर का इस्तेमाल होता है, उसी एक्वीफायर का इस्तेमाल अगर इरिगेशन के लिए भी किया जाएगा तो जाहिर तौर पर पीने के लिए पानी वहाँ से नहीं मिलेगा और एक्वीफायर सूख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों इश्यूज को साथ लेके चलो, सरफेस और ग्राउंड वाटर इन दोनों को भी साथ लेके चलो, वाटर और वेस्ट वाटर इनको भी साथ लेके चलो। यानी वाटर संबंधित जब इश्यूज को आपको टैकल करना है ना, तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी होगी। वही बात आगे भी बोलते हैं, मतलब नेशनल वाटर पॉलिसी में यही बात फिर भी दोबारा भी बोली जाती है। अभी देखो हमारे देश में जो वाटर डिपार्टमेंट्स है ना, उसमें सिविल इंजीनियर्स होते हैं, हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी के इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट, सोशल मोबिलाइजेशन, एग्रोनॉमी, सोशल साइंस, हाइड्रोमीटरोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, रिवर इकोलॉजी, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, इनसे संबंधित एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व नहीं हो पाती। तो ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको भी सरकार अपने वाटर डिपार्टमेंट्स में शामिल करे। नेशनल वाटर पॉलिसी सजेस्ट ये करती है एक नेशनल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए, एक यूनिफाइड मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्टेक होल्डर ये कमीशन होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल स्टेट लेवल पे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स भी फॉलो करें, मतलब नेशनल लेवल पे तो ये नेशनल वाटर कमीशन होना चाहिए, तो स्टेट लेवल पे भी इसी प्रकार के जो कमीशंस हैं वो हो सकते हैं। लास्ट में ये बोला जाता है कंक्लूजन में, देखो सदियों से पानी को मैनेज किया जाता रहा है जनता के द्वारा, तो अलग अलग रीजन में कुछ बढ़िया टेक्निक्स भी हैं जिनकी सहायता से लोकल लेवल पे पानी को कंजर्व किया जा सकता है। तो सरकार को ना जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं यानी जनता, उनके साथ मिल के काम करना होगा, उनको जागरूक करना होगा। उनको इन्वॉल्व किए बिना पानी को कंजर्व करना मुश्किल है, पानी को मैनेज करना मुश्किल है। तो ये पूरा जो इंडिया की नई वाटर पॉलिसी है ना, उससे संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल म्यांमार के क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि म्यांमार का जो पूरा इशू है आपको समझ में आ जाए। वैसे बैकग्राउंड से आप वाकिफ भी होंगे। म्यांमार में ना कुछ समय पहले वहाँ पे कू हो गया था, यानी मिलिट्री रूल लागू हो गया था। थोड़ा और अगर पीछे चलें, 2008 में म्यांमार का नया संविधान बना। नए संविधान के अनुसार म्यांमार में डेमोक्रेसी आई, वो भी नाम की थी, क्योंकि 25% जो सीट्स हैं वो तो मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए आरक्षित थी। बाकी 75% सीट्स पर इलेक्शन हो सकता था, और उसमें भी कंडीशंस ये लगाई गई थी कि ऐसा पर्सन जिसका स्पाउस फॉरेन मूल का है यानी विदेशी मूल का है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये जो कंडीशन लगाई गई थी सू की के लिए लगाई गई थी, क्योंकि उनके जो पति हैं ना वो विदेशी मूल के हैं। तो ये कंडीशन लगा के सू की के राष्ट्रपति ना बन सके ये इंश्योर कर लिया था नए संविधान में। तो पहला जो इलेक्शन था ना 2010 से 15 के बीच में, मतलब जो सरकार बनी थी 2010 में पहला म्यांमार में इलेक्शन हुआ था, वो सू की एनएलडी पार्टी ने नहीं लड़ा था। तो दूसरा इलेक्शन 2015 में सू की पार्टी एनएलडी ने लड़ा और जीता भी। सू की राष्ट्रपति तो बन नहीं सकती थी, क्योंकि संविधान में लिखा गया है जिसका स्पाउस फॉरेन मूल का है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो सू की फॉरेन मिनिस्टर बन गई।
काइंड ऑफ जैसे इंडिया में यूपीए सरकार के दौरान था, मतलब सोनिया गांधी हालांकि मिनिस्टर भी नहीं थी, वो तो वैसे रूल चला रही थी, असली पावर मतलब कहा जाता है उन्हीं के हाथ में थी। तो उसी प्रकार से 2015 से लेकर 2020 में म्यांमार में जो सरकार रही ना, असली जो पावर थी वो सू की के पास थी और वो फॉरेन मिनिस्टर थी। 2020 में नवंबर में फिर से इलेक्शन कंडक्ट होता है और इस बार भी एनएलडी को बहुमत प्राप्त होता है। इस बार मिलिट्री को डर लगता है कि सू की पार्टी एनएलडी जो है वो कहीं संविधान ना बदल दे। तो इस साल के शुरुआत में ना मिलिट्री ने कू कर लिया म्यांमार में, और अभी जो सरकार के या फिर विपक्ष के जो लीडर्स हैं ना, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, वो जेलों में बंद हैं। तो जैसे ही लगा कू वहां पे, यानी मिलिट्री ने सत्ता को हथियाया, उसके बाद से ना म्यांमार में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्ट तब से चले ही आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं इन प्रोटेस्ट में। हालांकि देखो, पहले तो सू की उनको पहले भी लंबे समय तक जेल में बंद करके रखा गया था, तब तो पीसफुल प्रोटेस्ट होता था। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट है ना, वो पीसफुल नहीं हो रहा है। इवन जो विपक्षी पार्टीज है ना, उन्होंने सू की पार्टी के साथ जो सरकार में थी, सबने, यानी जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके एक यूनिफाइड फ्रंट वहां पे बनाया है। और इवन आर्म्ड स्ट्रगल भी चल रहा है मिलिट्री के अगेंस्ट। सोच के देखिए, आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है मिलिट्री के अगेंस्ट, जो अभी सत्ता पर काबिज हैं। तो 1000 से ज्यादा लोगों की अभी तक जानें जा चुकी हैं। एक प्रकार से सिविल वार चल रहा है म्यांमार में। पहले देखो, जो आसियान था, आसियान ग्रुप का म्यांमार के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। तो आसियान की जब मीटिंग हुई थी ना, तो अभी म्यांमार के जो सबसे मेन जनरल है ना, वो गए थे आसियान की मीटिंग अटेंड करने। तो आसियान के लीडर्स ने म्यांमार के उस जनरल को बोला था कि देखो, आप एक स्पेशल एनवॉय नियुक्त कीजिए, उनको मिलने दीजिए सू की से जल्द, मतलब जो वायलेंस हो रहा है उसे समाप्त कीजिए, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ये सारी बातें आसियान ने बोली थी। बट म्यांमार के मेन जनरल, जिनके हाथ में अभी सत्ता है, जनरल मिन अंग, इन्होंने देखो आसियान की इन बातों को फॉलो नहीं किया। मतलब स्पेशल एनवॉय तो नियुक्त किया, लेकिन उस स्पेशल एनवॉय को मिलने नहीं दिया सू की से। तो इस वजह से अभी जो आसियान की मीटिंग हुई ना, उस आसियान की मीटिंग में म्यांमार के मिलिट्री जनरल को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया। 26 से 28 अक्टूबर के बीच में आसियान का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इस समिट में म्यांमार के जनरल को कह दिया गया कि आप पार्टिसिपेट मत करिए। यानी एक प्रकार से सिग्नल दिया गया है म्यांमार को कि आप शांति स्टैब्लिश कीजिए, अदरवाइज म्यांमार जो है वो पूरी तरह से रीजन में आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं म्यांमार के ऊपर। तो आर्टिकल में ये कहा जाता है, कुल मिला के देखो, म्यांमार में ना सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, एक तरफ फूड इनसिक्योरिटी है, लोगों को खाने के लिए मतलब अनाज उपलब्ध नहीं है, नेचुरल डिजास्टर, कोविड-19, बहुत सिचुएशन खराब है। तो जल्द से जल्द अगर म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश नहीं हुई, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, अगर म्यांमार के जो जनरल्स हैं उन पर प्रेशर नहीं इस्टेब्लिश कर पाते, तो म्यांमार का जो भविष्य है वो काफ़ी अंधकारमय है। इसलिए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मेजर कंट्रीज हैं, उनको जल्द से जल्द म्यांमार के संदर्भ में कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ताकि म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश की जा सके। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो चाइना की पॉलिटिक्स एंड चाइना की इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, चाइना से संबंधित ये आर्टिकल है, तो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए काम का नहीं है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। देखो, अभी ना चाइना की कुछ दिनों पहले की बात है, चाइना की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रैंड, वो डिफॉल्ट कर गई। इससे पहले भी आपने देखा बड़े बड़े टेक जायंट्स पर चाइना की सरकार लगाम लगा रही है। कई सारे ऐसे कानून पॉलिसीज और रूल्स लेके आई चाइना की सरकार। अलीबाबा जैसी कंपनीज को कर्व करने लगे, उन पर लगाम लगाने के लिए, और मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए भी चाइना की सरकार रूल लेके आई है। तब से ये काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन कम होनी स्टार्ट हो गई हैं, और काफ़ी कंपनीज तो फेल भी हो गई हैं। तो क्या इससे चाइना को नुकसान नहीं होगा? देखो, होगा, लेकिन अभी चाइना की सरकार की आप मानसिकता समझिए। चाइना की सरकार ना ये नहीं चाहती कि हमसे बड़ा कोई हो। ये जो कंपनीज थी ना, ये इतनी बड़ी हो गई थी, तो ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के चुंगल से बाहर निकल रही थी। तो इनसे इनसिक्योर महसूस करती थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। इसी वजह से इनको रोकने के लिए चाइना की सरकार ने ये सब कदम उठाए। जैसे वो जैक मा हैं, अलीबाबा के फाउंडर, उनका जो कद है ना, वो
मतलब सी जिनपिंग से भी बड़ा होता जा रहा था, हुआ नहीं था, मतलब वो उस ओर अग्रसर था। तो चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग जैक मा से इनसिक्योर महसूस करने लगे थे। तभी ये सब जो कदम हैं वो उठाए गए और नारा ये दिया गया कि चाइना की जो ग्रोथ है ना अभी बैलेंस्ड नहीं है। कॉमन प्रोस्पेरिटी का नारा दिया गया है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कि आम लोगों को प्रोस्पेरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कंपनी तो इतनी बड़ी हो जाए, उनके पास इतना पैसा हो जाए, लेकिन कॉमन जो प्रोस्पेरिटी है वो ना आए। तो कॉमन प्रोस्पेरिटी के नाम पर मोनोपोली को रोकने के लिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन पर लगाम लगाई गई है। अब देखो, चाइना की जो इकोनॉमी ग्रो की है ना वो दो फैक्टर्स के आधार पर करी है। एक तो एक्सपोर्ट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट क्या हुआ, अब चाइना से कम हो रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट नहीं रह गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा जो पिलर जिस पे चाइना की इकोनॉमी ग्रो करी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाइना में बहुत बना है, बन भी रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने में बहुत करप्शन हुआ है। जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं और जो अमीर लोग हैं उनके बीच नेक्सस देखने को मिला है, जिससे आम जो जनता है ना काफ़ी असंतुष्ट है। और ये बात चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को पता है। जैसे ये जो एवरग्रैंड जो कंपनी है ना रियल एस्टेट की, जो फेल हुई है, इसके फाउंडर के जो बेटे हैं वो 2012 में एक फरारी कार के एक्सीडेंट में उनका नाम सामने आया था। तो चाइना की बहुत सारी जनता जो है वो ऐसे ऐसे इतने सारे जो अमीर लोग हैं उनसे थोड़ी नफरत टाइप करते हैं और उसी से भुनाने की कोशिश कर रही है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है। और इसीलिए नारा दिया गया है कॉमन प्रोस्पेरिटी। बट दिक्कत देखो ये है, जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज फेल होंगी ना, इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। जैसे इसी की बात लीजिए, एवरग्रैंड, ये कंपनी फेल हुई। अब चाइना इतना सारा स्टील कंज्यूम करता है पूरे वर्ल्ड में, इतना सारा सीमेंट कंज्यूम करता है, तो ये कंपनी अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करेगी तो मतलब चाइना में स्टील की कमी होगी, स्टील की कंजम्पशन कम होगी, सीमेंट की कंजम्पशन कम होगी, तो इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बोलते हैं ये सब जो चाइना में अभी हो रहा है ना वो पॉलिटिक्स से संबंधित है। जैसे ये जो एवरग्रैंड कंपनी फेल हुई है ना, इनका लिंक जियांग जेमिन फैक्शन से है। कम्युनिस्ट पार्टी में एक फैक्शन है सी जिनपिंग के अगेंस्ट, जियांग जेमिन फैक्शन, जो कि पहले प्रीमियर रह चुके हैं वैन जियाबाओ, उनके करीब हैं। तो इसी वजह से चाइनीज सरकार ने ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से ये एवरग्रैंड कंपनी जो है वो फेल हो गई। खैर, जो भी हो, ये चाइना की पॉलिटिक्स है, ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज डिस्कशन में इतना ही है, 3 इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।